जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रोफाउंड लर्निंग प्लेटफॉर्म। और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों की सीरीज चला रहे हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और साथ में सिलेबस, इन दोनों को बार बार पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यदि आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसे आप जाकर एक बार में ईजिली देख पाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी चैनल पर नया है या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है या इलेक्शन कमीशन का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आर्टिकल 324 या अनुच्छेद 324 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जिसे हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति है वह किसके द्वारा की जाती है या अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा यह कार्य किया जाता है या इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु के लिए। अब जब भी कोई व्यक्ति इस पद पर बैठता है, या तो वह 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगा, मतलब जैसे ऑप्शन में अगर आपके 65 वर्ष की उम्र नहीं भी दे रहा है, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष दे रहा है, तो आपको मतलब मैक्सिमम कन्फ्यूजन 5 और 6 ईयर में होता है। तो 5 वर्ष और 6 वर्ष के लिए हम बात करें तो इसमें 6 वर्ष इंपॉर्टेंट है, मतलब 6 वर्ष ही इसका सही उत्तर होगा। और यदि इन दोनों ऑप्शनों को दिया हो, मतलब 6 वर्ष और 65 दिया, तो ये दोनों ही एक साथ सही होंगे। जो भी व्यक्ति 6 वर्ष तक मतलब जिसकी उम्र 65 वर्ष की नहीं हुई होगी, जैसे मतलब 60 का है कोई और वो अपॉइंट किया गया है या उसकी नियुक्ति की गई है, तो वह 65 की आयु जो भी पहले पूरी होगी, या तो वो पहले 65 का पूरा हो जाए, क्योंकि 60 में 6 अगर अपने ऐड करेंगे तो 66 होगा और वैसे 65, तो पहले 65 वर्ष की आयु पूरी होगी तो वो पहले रिटायर हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही है कि मतलब 6 वर्ष या 65 वर्ष, इन दोनों में जो भी शर्तें पहले पूरी हो जाएं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? आप सभी को पता होगा। कई बच्चे मतलब अभी कुछ नए बच्चे भी स्टार्ट किए होंगे या इस प्रिपरेशन लाइन में अभी नया कदम रखे होंगे, तो कुछ को नहीं पता होगा। बाकी मोस्टली जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ कि सबको ही पता होगा, क्योंकि सभी काफ़ी समय से अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है सुकुमार सेन, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थे वह थे सुकुमार सेन। अब हम इस ऑप्शन की बात कर लें तो जीबी मावलंकर, ये भी एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी हस्ती थी, क्योंकि ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। इनका पूरा नाम कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम बनता है। ठीक है, अब ये दोनों क्या थे, इनको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अब ज़रूरी नहीं कि आप सभी को पता ही होगा, ठीक है, नहीं भी पता होगा तो आप इनके नाम से पर्टिकुलर आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आप कमेंट करेंगे। ठीक है, तो मतलब इससे आपका ही फ़ायदा है, ना कि मेरा कोई फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज होगा, मेरा कोई घाटा नहीं है, ना ही मेरा कोई इसमें फ़ायदा है। आप सर्च करेंगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको सर्च करना है और कमेंट करना है। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न कराया गया या कराए गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 या 1952, इसका सही उत्तर या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1952 ये जो अपने आप में है ना बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, क्या है? बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मेरा आप लोगों से एक ही अनुरोध है, ठीक है, रिक्वेस्ट है मेरी, कि सिर्फ आप गूगल पर डालिए 1952, इसमें जितने भी इवेंट हुए होंगे 1952 में, आपको सारे इवेंट लिस्ट बाय लिस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, आपको सिर्फ डालना है 1952 हिस्टोरिकल इवेंट, इतना डालिएगा आप, आपको लाइन से पूरे इवेंट मिलेंगे। यदि आप अच्छे से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसको आप सर्च करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस संशोधन के द्वारा
मतदान या वोट डालने की जो उम्र है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। वैसे भी जो सारे क्वेश्चन ये पूछेगा ही क्वेश्चन एग्जाम के, परंतु ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 61वां या 61st अमेंडमेंट, या इसका मतलब कई बार ये भी पूछता है कि किस सन में किया गया था, तो इसका ईयर भी आपको याद रखना है कि 1989 में भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुख्य चुनाव आयुक्त CEC को उनके पद से कौन हटा सकता है? अभी हमने क्या देखा था, कौन अपॉइंट कर सकता है, तो प्रेसिडेंट, हमारे भारत के जो प्रथम नागरिक होते हैं प्रेसिडेंट, वह इसकी अपॉइंटमेंट करते हैं, किसकी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, ठीक है। परंतु उनको हटाएगा कौन? हटाने का जो काम है संसद के दोनों सदनों के द्वारा है। इसमें वोटिंग प्रक्रिया होती है, लोकमत में बहुमत प्राप्त होता है, ठीक है। तो लोकमत जिसमें मतलब जिस चीज़ में भी मतलब हटाने या ना हटाने के ऊपर जो भी बहुमत जिस हिसाब से होगी उस हिसाब से ये डिसीजन या निर्णय लिया जाता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से CEC का क्या अर्थ है या CEC का फुल फॉर्म क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अभी जैसे कि हम बात करते आ रहे हैं शुरू से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो ये ग्रुप डी का पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही फुद्दू सा क्वेश्चन था, आप सभी को इसका राइट आंसर पता रहा होगा, ठीक है। तो आपको इसके संबंधित जो आर्टिकल है वो जरूर याद रखना है कि 324 आर्टिकल CEC या चीफ इलेक्शन कमिश्नर या चुनाव आयुक्त से या चुनाव आयोग से संबंधित है। इतनी बातें आपको यहाँ तक समझ में आ चुकी होंगी। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? ठीक है, तो कौन सा कार्य नहीं है? किसी राज्य में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना। आप सभी को पता है कि जो राष्ट्रपति शासन है ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ही लगा सकते हैं, जिसे हम भारत का प्रथम नागरिक भी कहते हैं। बार बार मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस लाइन से क्वेश्चन बनता ही बनता है कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, तो प्रेसिडेंट को ही कहा जाता है, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष से भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ईयर की बात करें तो 1950 या 1950। इस दिन हमारा मतलब इस ईयर में हमारा जो भारत का गणतंत्र है वह भी आज़ाद हो गया था, मतलब अपना गणतंत्र बन गया था, ठीक है। तो क्या कहना चाहिए इसे? 25 जनवरी 1950। क्या कहना चाहिए? 25 जनवरी, ठीक है। 25 जनवरी 1950 जो है इसका एक्चुअल डेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक्चुअल डेट जो इसकी हो जाएगी 25 जनवरी 1950, ठीक है। और 26 जनवरी को क्या हुआ था आप सभी को पता है, ठीक है। तो 26 और 25 आपको ऐसे याद रखना। कई बार लोगों को जब डेट पूछा जाता है ना, ईयर बहुत कम पूछता है, ठीक है। ईयर बहुत कम पूछता है इसकी डेट ही है कि कब नेशनल वोटर डे मनाया जाता है, कब यह राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो 25 जनवरी और 26 जनवरी, 26 जनवरी आपको सभी पता है रिपब्लिक डे, उसी से आपको एक कम करना है 25 जनवरी। तो कोरिलेट करके यदि आप पढ़ेंगे तो आपको कभी चीज़ें भूलेंगी नहीं, ये मेरी गारंटी है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष से चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय निकाय बना दिया गया? अभी हम आपसे एक बात करने वाले हैं चुनाव आयोग की। अभी जो चुनाव आयोग के मेंबर हैं वो कितने मेंबर होते हैं? यदि आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछ सकता है कि चुनाव आयोग में कितने मेंबर होते हैं? तो टोटल 3 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 3 मेंबर, जिसमें से एक CEC होता है। कौन होता है? CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, और 2 हमारे चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। और ये तीनों ही IAS रैंक के अधिकारी होते हैं। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि किस रैंक के अधिकारी होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों ही IAS रैंक के अधिकारी होते हैं। कितने मेंबर होते हैं चुनाव आयोग में? 3 मेंबर होते हैं, जिसमें से एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, ठीक है, और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो इनकी अभी वर्तमान में कौन है, आगे के क्वेश्चनों के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? 1989 से 3 सदस्यीय निकाय बना दिए गए। परंतु आगे देखते हैं, 2 जनवरी 1990 से 30 सितंबर 1993 तक यह एक सदस्यीय निकाय बन गया। मतलब 1989 से में बना और 1990 से वापस से एक सदस्यीय वाला काम उसमें चालू हो गया, ठीक है, कि मतलब एक ही सदस्य रहेगा। परंतु ये कब तक रहा? 1993 तक रहा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपके सामने भी आएगा कि कब से यह नियमित रूप से 3 सदस्यीय का निकाय बना दिया गया? किस वर्ष से चुनाव आयोग को नियमित रूप से 3 सदस्यीय बना दिया गया, ये 3 सदस्यीय निकाय बना दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1993। 1 अक्टूबर 1993 से यह नियमित रूप से 3 सदस्यीय है, जो अभी तक फॉलो की जा रही है।
आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है 24/7, ठीक है। तो आपको कमेंट करके मुझे पूछ लेना है अपनी क्वेरी को। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नियमित रूप से कब चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन का उपयोग किया गया, ठीक है। तो इसमें सॉरी नियमित रूप से आप काट दीजिए। सर्वप्रथम कब इलेक्ट्रॉनिक मशीन का उपयोग किया गया, तो 1989 में किया गया। फिर उसके बाद 2004 में किया गया कुछ राज्यों के लिए, स्पेशली कुछ राज्यों के लिए, ठीक है। तो ये किया गया था 2004 में। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस वर्ष से इलेक्ट्रॉनिक मशीन का उपयोग नियमित रूप से, अब यहाँ पर आएगा नियमित रूप से, ठीक है। तो 2014 के चुनाव से, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2014 के चुनाव से यह नियमित रूप से मतलब यूज़ की जाने लगी। 2004 से इसका यूज़ तो हो रहा है, ठीक है, परंतु सब जगह नहीं हो पा रहा था, भारत के कुछ ही राज्यों में हो पा रहा था, परंतु 2014 से कंटिन्यू ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नोटा से आप क्या समझते हैं। आप सभी को पता है कि नोटा को ऐसे लिखा जाता है, तो इसका जो फुल फॉर्म बनता है नन ऑफ दी अबव। क्या बनता है इसका फुल फॉर्म? नन ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर या फुल फॉर्म बनता है, ठीक है। तो नोटा से कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, कई लोगों को नहीं भी पता होगा, कई लोगों को पता होगा, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो नोटा का फुल फॉर्म है नन ऑफ दी अबव, ठीक है। फिर है नोटा का विकल्प पहली बार देने वाला राज्य कौन सा था। तो नोटा का विकल्प देने वाला जो राज्य था वह था छत्तीसगढ़। या हम यह भी कह सकते हैं कि नोटा की जो विचारधारा या कल्पना की थी, किसने की थी सर्वप्रथम, तो छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा की गई थी। फिर हम बात करते हैं नोटा का उपयोग पहली बार कब किया गया था, ठीक है। तो 2013 के लोकसभा चुनाव के लिए किया गया था। कब किया गया था? 2013 लोकसभा चुनाव के लिए नोटा का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था। मिजोरम, छत्तीसगढ़ और साथ में उत्तर प्रदेश और एक राज्य और मिसिंग हो रहे हैं। तो ये 3-4 राज्य थे जहाँ पर नोटा का सर्वप्रथम भारी मतों में उपयोग भी किया गया था, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर एक क्वेश्चन है VVPAT। कई जगह आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट देखा होगा दीवारों पर, जब अपने वोटिंग का समय पास में आता है, तो ठीक है, आपने देखा होगा वोटिंग का समय जब पास में आता है तो क्या होता है कि एडवर्टीजमेंट होता है, तो एक मशीन बनी होती है, बाजू में एक बॉक्स होता है, सब हम बताने वाले हैं आपको। तो VVPAT का फुल फॉर्म क्या होता है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन। क्या होगी? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन, ठीक है। आपको यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा होगा फोटो में कि ये किस प्रकार का एक संयंत्र है। मतलब जैसे अपनी जो EVM मशीन होती है जो टेबल के ऊपर रखी होती है, ठीक है, टेबल के ऊपर एक मशीन हमारी रखी होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि उसके बाजू में जो एक आजकल नया बॉक्स आ रहा है, विदिन 5 सेकेंड के लिए, जैसे आप अपने किसी भी पसंद की पार्टी के लिए आपने बटन दबाया, तो आपका जो वोट है या आपने किसका चुनाव किया है उसका कंफर्मेशन जो होता है एक पर्ची के माध्यम से होता है। जो मशीन कहलाती है वो कहलाती है मशीन वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन कहलाती है। आप देखते हो कि उसमें एक पर्ची सरक के आती है और विदिन 5 सेकंड तक वो आपके सामने जाती है, फिर वो ऑटोमेटिक उस डब्बे के अंदर चली जाती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि VVPAT का फुल फॉर्म क्या है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में कितने प्रकार की EVM हैं? क्या है? EVM कितने प्रकार की हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के EVM है, M1, M2, M3। अब ये M1, M2, M3 क्या है, इनको हम आगे के क्वेश्चनों के साथ डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो बिना समय खराब किए हम पहुँचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो EVM बनाने का सर्वप्रथम विचार कब आया गया, थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये विचार जो आया था 1979 में आया था, जबकि पहली बार इसका उपयोग 1998 या 1998 में किया गया था। तो आप इसको ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बार इसका उपयोग कब किया गया था? 1998 में किया गया था, ठीक है। थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में ना आपको खुद से भी पढ़ना होगा, ये तो सिर्फ पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है? सिर्फ पूछे गए क्वेश्चन है। आपको थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, 100% में सिर्फ 2% की जो मेहनत है खुद से करनी होगी। गूगल या आप किसी भी बुक से पढ़ते होंगे या आप एन लक्ष्मीकांत की यदि आप पॉलिटी की बुक पढ़ रहे होंगे तो आपको सारे डाउट जो अभी आ रहे होंगे ना वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत करिएगा, बाकी 98% मैं करके दे रहा हूँ, 2% आपको कर लेना। थोड़ी सी अपनी तरफ से पढ़ाई करना है, ये टॉपिक पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। फिर M1, M2 और M3 जिसकी मैं बात करने के लिए आपको कहा था कि नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। तो M1 EVM मार्क 1 का निर्माण 1989 से 2006, ठीक है। इसका जो निर्माण हुआ था वह 1989 में हुआ और उस समय से यूज़ हो रही है। और कब तक इसका यूज़ हुआ? 2006 तक। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कभी भी एग्जाम में
कि M1 मशीन का उपयोग कब तक किया गया था। M2 मशीन का उपयोग कब तक किया गया, 2006 से 2012 तक किया गया। कब से, 2006 से 2012 तक किया गया। फिर 2012 से क्या आ गई, अपनी M3 मशीन आ गई। कौन सी आ गई, M3 मशीन, जो अभी करंट में यूज़ हो रही है। ठीक है, तो ये M1 M2 M3 क्या है, जैसे अपने GSLV PSLV की क्या है, अपने एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ एक जनरेशन है, वैसे ये EVM मशीन की एक जनरेशन है जो M1 M2 M3 के नाम से कैटेगराइज की गई है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अभी की जो M3 मशीन है वह इतनी अच्छी और इतनी पावरफुल है कि यदि उससे कोई भी छेड़खानी करेगा तो वह ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, और छेड़खानी करने वाले की जो पिक्चर है वह भी उस कैमरे में अपने आप, उसके अंदर एक छोटा कैमरा भी होता है जो अपने आप उस चीज़ को, मतलब उसकी फ़ोटो को अंदर कैप्चर कर लेगा। ठीक है, और इसको ना तो हैक किया जा सकता है, ना ही इसकी रीप्रोग्रामिंग की जा सकती, क्योंकि जो इसमें चिप यूज़ होती है वो सिर्फ एक ही बार यूज़ होती है। एक चुनाव के बाद दूसरी बार इसको उपयोग भी नहीं किया जा सकता है। तो मतलब यूज़ एंड थ्रो के का मतलब सिद्धांत पर भी ये काम करता है। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन हो जाए इसके, तो सुनील अरोड़ा। क्या, सुनील अरोड़ा अभी वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और चुनाव आयुक्त की बात करें, जैसे कि आपको मैंने बताया कि 3 सदस्य की ये मेंबर की समिति होती है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो ये जो 2 चुनाव आयुक्त हैं इनके नाम क्या है, सुशील चंद्रा और अशोक लवासा। क्या है, सुशील चंद्रा और अशोक लवासा। इसका राइट आंसर हो जाएगा इन दोनों का। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, मैं आपसे यही आशा करता हूँ। यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आप खुद से भी अपनी प्रॉब्लम को इस टॉपिक पर सॉल्व तो कर ही सकते हैं, क्योंकि एन लक्ष्मीकांत और गूगल ये सब चीज़ें आपके लिए उपलब्ध हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ, और उससे पहले सिर्फ एक ही बात कहूँगा, चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए यार। चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जहाँ भी आप इसे फैला सकते हैं फैलाइए। ठीक है, और जो भी बच्चा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, उसे सब्सक्राइब करिए। आपका सब्सक्राइब करने में क्या रहता है, सिर्फ सब्सक्राइब ही करना है आपको, और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपका भी फ़ायदा है और मेरा भी फ़ायदा ही फ़ायदा है। परंतु थोड़ा सा आप मेरी तरफ से भी, मेरे लिए भी आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ओके दोस्तों, मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए।